में आज हम दो मैनेजमेंट से बातचीत करेंगे। सबसे पहले बात होगी ज़ेनटेक की, नतीजों पर कंपनी के मैनेजमेंट से चर्चा होगी। उसके बाद SBI लाइफ के मैनेजमेंट से एक्सक्लूसिव बातचीत भी आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले ज़ेनटेक के मैनेजमेंट से बातचीत करते हैं। कंपनी ने अपने दूसरी तिमाही के नतीजे पोस्ट किए हैं और नतीजे यहाँ पे कमज़ोर रहे हैं। अगर हम आय देखें, सालाना आधार पर 28% की कमज़ोरी देखने को मिली है। नेट प्रॉफिट करीब 5% कमज़ोर हुआ है। हालांकि मार्जिन्स में सुधार देखने को मिला है। अब यहाँ पर दबाव जो आय में दिखाई दे रहा है वो आखिर कहाँ से आया है और अब आगे की रणनीतियाँ क्या होगी तिमाहियों को लेकर, तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कंपनी के CMD अशोक अटलूरी जुड़ चुके हैं। स्वागत है अशोक जी आपका हमारी इस पेशकश में। और नतीजों पर ही बात करें उससे पहले रेवेन्यू के फ्रंट पे जो डिप देखा गया है ईयर ऑन ईयर लगभग 28% का, इसके पीछे आप क्या कारण बता सकते हैं? जो प्रोसीजरल या जो आमतौर पे डिलेज होते हैं ऑर्डर्स के फाइनलाइजेशन में, क्या वो एक वजह हो सकती है? थोड़ा अगर विस्तार से समझना चाहें आपसे तो किस तरह से आपको लगता है कि ये डिले जो है और साथ ही डेफरमेंट जो होती है ऑर्डर्स में उसका इम्पैक्ट पड़ा है आपकी कमाई पर? और कन्वर्जन अगर हम देखें रेवेन्यूज़ का, क्योंकि अगर डिले हुए हैं आपके प्रोजेक्ट्स तो वो कब तक कन्वर्जन हो पाएगा, किस तिमाही पे हो जाएगा? Q3 की बात करें या Q4 की बात करें? देखिए, ऑर्डर्स जो डिले हो गए हैं वो एक्चुअली हमारा एक्सपेक्टेशन था कि काफ़ी पहले आने वाले थे। फिर हमने डेट दिया था सितंबर एंड का, मगर फिर भी वो सितंबर एंड तक भी नहीं आए। इसका कारण यही है कि जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जिसमें हमारे एंटी ड्रोन सिस्टम ऑपरेशन इक्विपमेंट बहुत अच्छी तरह काम किए और यूजफुल रहे, ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो ऑपरेशनल इक्विपमेंट का इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट में फास्ट ट्रैकिंग होने लगा और जो रेगुलर प्रोक्योरमेंट थे वो थोड़े डिले हो गए, जैसे सिमुलेटर्स एंड ट्रेनिंग इक्विपमेंट है। उसकी वजह से अभी भी वो डिले चल रहा है। हमको लगता है कि डेफिनेटली H2 में आ जाएंगे और जल्दी भी आ जाएंगे वो, मगर उनके जब तक वो ऑर्डर जो आएंगे, वो हमने सोचा था कि हम H1 तक आ जाएं तो थोड़ा बहुत हम H2 में एग्जीक्यूट कर पाएंगे, बट अभी लग रहा है कि डिले होंगे और इस साल में नहीं कर पाएंगे। और जो हमने पहले से बोल रहे हैं कि ये साल म्यूटेड रहेगा, शायद वो म्यूटेड रहेगा। और बट अगला साल, अगली 2 साल हमको लगता है FY27 और FY28 काफी हेल्दी रहेंगे और ग्रोथ काफी रहेगा वहाँ। चलिए, तो कहीं ना कहीं आप संकेत दे रहे हैं कि आने वाले तिमाहियों में भी रेवेन्यूज क्या म्यूटेड रहेंगे, और इसीलिए सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि जो रेवेन्यू है फर्स्ट हाफ ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर वो पिछले वित्त वर्ष के फर्स्ट हाफ से भी कम है। तो अगर हम पूरे साल का एक रेवेन्यू गाइडेंस अगर समझना चाहें तो फिर वो क्या रन रेट होगा ऑर्डर फाइनलाइजेशंस को मिलाकर, अगर हम पूछना चाहें गाइडेंस? देखिए, गाइडेंस तो मैं नहीं दे रहा हूँ। तो FY26 का गाइडेंस अवॉइड कर रहे हैं हम। बस यही बोल रहे हैं काफ़ी म्यूटेड रहेगा ये FY26। बट ये FY27 एंड 28 में हमने कहा है कि काफ़ी ग्रोथ रहेगा। और ये जो हमने एक टारगेट हमने रखा था कि पूरे 3 साल को मिला के 6,000 करोड़ का टर्नओवर रहेगा हमारा। वो टर्नओवर अभी भी हम सोचते हैं वो टर्नओवर हम अचीव कर पाएंगे। 27 एंड 28 का मतलब काफी जो भी गैप रहेगा इस साल में वो कवर करेंगे हम 27 और 28 में। ऑलराइट सर, थोड़ा सा आपकी ऑर्डर बुक पर बातचीत करना चाहते हैं। करंट ऑर्डर बुक जो है लगभग 675 करोड़ की है, लेकिन कितना एग्जीक्यूटेबल है अब बाकी बचे तिमाहियों के लिए, और साथ ही मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट भी हम समझना चाहें तो वो कैसे पोस्टेड हैं? हमको 230 करोड़ तक लग रहा है कि इस साल H2 में एग्जीक्यूट हो जाएगा इसमें इक्विपमेंट का। और बाकी AMC मेरे ख्याल से 20 करोड़ तक होगा। तो ये हमारा एक्सपेक्टेशन है। और बाकी तो ये बाकी सब्सिडरीज का भी है, तो उसमें भी थोड़ा टर्नओवर आएगा। तो एग्जैक्ट फिगर्स नहीं बोल पा रहे हैं, तो बट अंदाजा अच्छा ही होना चाहिए हमको लग रहा है। बाकी तो इनका कंट्रीब्यूशन भी काफी सिग्निफिकेंट रहेगा, सब्सिडरीज का भी। कंसोलिडेटेड ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो काफ़ी हेल्दी देखने को मिल रहा है 37.3% के आसपास, लेकिन अब यहाँ पर इसको मेंटेन करने के पीछे क्या वजह होगी, और क्या ये सस्टेनेबल भी है जिस तरह का प्रोडक्ट मिक्स है अगर वो शिफ्ट होता है तो?
देखिए इसमें तीन है, एक तो एंटी ड्रोन सिस्टम्स है, दूसरा है सिमुलेटर्स और तीसरा है एक्सपोर्ट्स और डोमेस्टिक मार्केट। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स के हिसाब से हमने 35% कहा है कि वो हम अचीव कर पाएंगे, और इस बार भी ऑपरेशनल एबिटा वहीं पे रहा है, 35 के इर्द गिर्द रहा है। और हमारा ये विश्वास यही है कि फ्यूचर में भी ये परसेंटेज हम मेंटेन कर पाएंगे, 35% एबिटा और 25% पैट। ऑलराइट सर, यहाँ पर ओवरऑल स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी रिपोर्ट की गई है 1100 करोड़ की, लेकिन अब इसका यूटिलाइजेशन कैसे होगा? एक तो हमारा एक्विजिशंस के लिए हम अभी भी देख रहे हैं टारगेट्स को, इंडिया में भी देख रहे हैं, बाहर भी देख रहे हैं। और तो जैसे हमारा जो एक्सपेंशन स्कोप है एयर सिमुलेशन का, और थोड़ा नेवी और में थोड़ा डीप जाने का, और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में थोड़ा डोमिनेंट बनने का, इस एरियाज में हम ढूंढ रहे हैं। और वी आर लुकिंग बियॉन्ड दैट ऑल्सो। अगर मगर हमारा एक ही टारगेट रहता है कि जब हम किसी कंपनी को एक्वायर करते हैं, उनमें आईपी बहुत डीप होनी चाहिए, तो और वो उनमें पोटेंशियल रहना चाहिए कि दुनिया में नंबर 1 दर्जे में पहुंच जाए 3 4 5 साल में भी। बट आईपी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए उनकी। ऐसे प्रोडक्ट्स जो फ्यूचर में भी आ जाएं, जैसे हम 25 साल बाद हम एंटी ड्रोन सिस्टम मार्केट में एंटर किया था, वैसे हम वी आर लुकिंग, हम दूसरे प्रोडक्ट्स की तरफ देख रहे हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम। और ये पैसे हम एक्विजिशन के लिए काफी हद तक यूज करना चाहते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर जो नए सिस्टम ऑर्डर्स हैं उनकी बात करते हैं, ख़ास तौर से जो नए तरह के इक्विपमेंट्स को लेकर और ड्रोन सिस्टम को लेकर जो डिमांड बढ़ रही है। करंट टोटल मैन्युफैक्चरिंग जो है कैपेसिटी, अगर CUS सिस्टम्स की हम बात करें तो वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। किस तरह से आप अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं बाकी ग्लोबल और डोमेस्टिक प्लेयर्स के सामने? एक तो देखिए, ये जो हमारा प्रोडक्ट है वो इंटरनेशनली नंबर 1, हम इसको एक्सपोर्ट कर चुके हैं काफी, जो कंपटीशन के अगेंस्ट CUS को एक्सपोर्ट किया हमने वर्ल्ड वाइड। एंड उनके पास ऑप्शंस थे, उन्होंने एक दो कंट्री से खरीदे भी थे, अभी हमसे खरीदे, और वो हम और प्लेस करना चाहते हैं ऑर्डर। तो एक तो हम जो हमारा प्रोडक्ट है, एक तो वाइड बैंड है, इसमें तीन 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 चार पार्ट्स रहते हैं, जैसे डिटेक्टर, जैमर, रेडार, कैमरा, सब एक ही सोर्स से मिल रहा है उनको। और इवन जैसे हमने अभी हार्ड किल भी इंटीग्रेट किया है, रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन, वो भी। सो ये इससे पहले क्या इनको 3 4 जगह जाना पड़ते थे ये बनवाने के लिए, तो हम एक ही सिस्टम की तरह दे रहे हैं। और रिसेंट जो ट्रायल्स हुए हैं इंडियन आर्म फोर्सेस में, हमारा प्रोडक्ट एकदम स्ट्रांग निकला है अगेंस्ट लॉट ऑफ कंपटीशन। तो मेरे को लगता है कि ग्लोबली वी आर डेफिनेटली इन द टॉप 3 मेकर्स ऑफ दिस प्रोडक्ट। एंड जो हमारा स्ट्रेंथ ये है कि आपको कुछ भी खराब, कुछ भी जैसे आपका थ्रेट इवॉल्व होते रहता है। ड्रोन का थ्रेट जो जो 3 साल पहले था, जो 2 साल पहले था, जो 1 साल पहले, तो आज है, इतना इवॉल्व हुआ है। हम उसी के साथ हमारा प्रोडक्ट इवॉल्व हुआ है। और जो भी हमारे पुराने कस्टमर्स जो जिन्होंने हमारे पास वर्जन 1 खरीदा था, उनको हम वर्जन 3 और 4 को हम अपग्रेड कर रहे हैं। तो उनको इन्वेस्टमेंट हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं इमर्जिंग थ्रेट से। सो आई थिंक एज ए प्रोडक्ट कंपनी, और जो इंडिया का फोकस है इंडिजिनसली डिजाइन, डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चरिंग, आईपी इंडियन कंपनी के पास रहनी चाहिए। अगर इंडिया इस तरफ जाए तो हम इंडिया में तो एब्सोल्युटली नंबर 1 है। बाकी कंट्रीज में भी हम बोल रहे हैं, जो हमारा फ्रेंडलीनेस है, जो एज ए इंडियन कंपनी जो हमारे अलाइड कंट्रीज हैं, उनको जो हम सपोर्ट करेंगे, शायद ही कोई कंपनी सपोर्ट कर पाएगी। आई थिंक इस हिसाब से CUS जो जेन सप्लाई कर रहा है वो एकदम अव्वल दर्जे का है। और आई थिंक दिस इज अ वेरी हाई ग्रोथ मार्केट फॉर जेन टेक्नोलॉजीज। तो लगा आपसे बातचीत करके अशोक जी, आपने समय दिया और तमाम सवालों का जवाब दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कॉर्पोरेट कनेक्शन में वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार दूसरे मैनेजमेंट से बातचीत करेंगे।